प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे। व्हाट इज नॉइस पॉल्यूशन? सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें। डॉक्टर वी.के. रॉय के अनुसार अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य एवं गतिशीलता में हस्तक्षेप या कुप्रभाव पैदा करे। Any type of high-pitched sound which irritates human mind or unwanted, intolerable sound is called noise pollution. Soothing and pleasing sound is called music. ध्वनि जो है वो प्रकृति की ऐसी देन है सभी प्राणियों के लिए, जिससे सभी प्राणी अपने संदेश जो है एक दूसरे को प्रेषित करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अब संगीत और शोर में क्या फ़र्क है? सबसे पहले ये जानना है, जो आवाज़, जो ध्वनि ये तरंगों में चलती है, जो कर्णप्रिय हो, जो कानों को अच्छी लगती हो, मन को शांति देती हो, मन को आराम देती हो, ऐसी आवाज़ को हम संगीत कहते हैं। लेकिन जब यही आवाज़ कर्कश हो जाती है, यही आवाज़ कानों के लिए कर्णप्रिय नहीं रहती, तकलीफदेह होती है, तो इसे हम शोर कहते हैं। दैट बिकम्स नॉइस पॉल्यूशन। एनी अनप्लीजेंट साउंड टू द ईयर्स इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। यानी कोई भी अवांछनीय आवाज़ जो कर्णप्रिय ना हो, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई है, दैट इज ए डेसिबल्स। इसकी इकाई के जो मान है वो 0 से 130 तक होता है। 60 डेसिबल तक ये ध्वनि जो है कर्णप्रिय रहती है, इसे हम शोर नहीं कह सकते। लेकिन जो ही 60 डेसिबल से इसकी पिच बढ़ती है तो ये कानों को तकलीफ देना शुरू कर देती है और ये शोर की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। 90 डेसिबल की आवाज़ में हमारे कानों को हानि होने लग जाती है, हमारी आवाज़ को हानि होने लग जाती है, कानों को तकलीफ दे हो जाती है। सबसे उच्च जो 130 डेसिबल की है, ये हम जो रॉकेट की आवाज़ होती है, अंतरिक्ष में जो रॉकेट छोड़ते हैं, या एरोप्लेन की जो आवाज़ होती है स्टार्टिंग की, शुरुआत की, ये 120 से 130 डेसिबल होती है, जो सबसे कर्कश, सबसे तीखी होती है। जहाँ तक हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें, उपरोक्त उच्च तीव्रता वाली ध्वनि जो स्वस्थ व्यक्ति के सिर में दर्द करने लग जाती है। डॉक्टर वी.के. रॉय के अनुसार अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानवीय सुविधा, यानी कि उसके शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों को तकलीफ दे हो, स्वास्थ्य को और उसके मूवमेंट में, काम करने में अड़चने डाले, उसे हम, या कुप्रभाव पैदा करें, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब इसके कारण क्या है? व्हाट आर द काजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? हालांकि ये 1986 इन्वायरमेंट एक्ट जो था उसमें इसे शामिल नहीं किया गया था। 1987 में इसे अमेंड किया गया, इसमें सुधार किया गया और नॉइस पॉल्यूशन को भी इस इन्वायरमेंट एक्ट के अंदर शामिल किया गया। 0 से 30 डेसिबल जो ध्वनि होती है वो अति शांत होती है। आपस में हल्की फुल्की बात करना, फुसफुसाना, पक्षियों की चहचहाट होना, सुबह सुबह जो संगीत होता है, कलरव होता है पक्षियों का, उस तरह का ये अति शांत होता है। हाईवे पे जो ट्रांसपोर्ट चलता है, ऑन नॉर्मल हाईवे पे जो ज़्यादा जहाँ ट्रैफिक हो, वहाँ 70 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ आती है जो कर्णप्रिय नहीं होती, वो वायु प्रदूषण का कारण बनती है। हैवी ट्रैफिक और इंडस्ट्रीज, बहुत भारी जो मेट्रो सिटीज़ है, महानगर है, जिनके अंदर वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उद्योग की संख्या ज़्यादा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, उन शहरों में, उन क्षेत्रों में, उन निवासों में
ये आवाज़, ये जो शोर है, ये नॉइस पोल्यूशन जो है, इट गोज अराउंड 110 डेसिबल के करीब हो जाता है, जो स्वर्ण शक्ति को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जो जेट एयरवेज है या एरोप्लेन्स है या रॉकेट लॉन्चिंग या बॉम्बिंग, युद्ध के समय जो बॉम्बिंग की आवाज़ होती है वो सबसे कर्कश होती है, सबसे हानिकारक होती है, यानी कई बार मनुष्य की स्वर्ण शक्ति भी चली जाती है। तो संगीत और शोर में यही फर्क है, जो हमारे कानों को प्रिय लगे, जो मन को शांति दे, धीमा संगीत, धीमी फुसफुसाहट, पत्तों की सरसराहट, चलते हुए पानी की कलकल, पक्षियों की कलरव जो है, इस तरह की आवाज़ें जो होती है, या घर में आम सामान्य मूवमेंट की जो चीज़ें होती है, इसको हम संगीत मतलब नॉइस के अंदर ले, इसको हम शोर के अंदर नहीं लेंगे। जब यही चीज़, इसकी पिच जो है, इसकी गति बढ़ जाती है, ऊंची हो जाती है, तो इसे हम शोर के रूप में या ध्वनि प्रदूषण के रूप में लेते हैं। अब इस ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है, सबसे पहले हम कारणों का उल्लेख करें, किस वजह से ये ध्वनि प्रदूषण होता है। दो तरह के स्रोत हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन? फर्स्ट वी हैव नेचुरल, प्राकृतिक जो स्रोत है जहाँ से शोर या ध्वनि प्रदूषण फैलता है। सबसे पहला है तेज गति वायु। वायु जब तेज चलती है तो बहुत शोर करती है। सहारा मरुस्थल इसका एक उदाहरण है, या दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो पवनें चलती है, जिनको हम गर्जना चालीसा या प्रचंड पचासा या चीखता साटा कहते हैं, वहाँ पवन की गति जो है वो 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है और बहुत तेज आवाज़ें करती है, जैसे सहारा मरुस्थल में भी करती हैं। तो इस तरह की तेज गति जो प्राकृतिक तौर पर शोर करती है, आंधी आती है, कई बार बहुत तेज आवाज़ें आती है जो तकलीफदेह होती हैं। दूसरा कारण है जलप्रपात, जो ऊंचे पर्वतीय प्रदेश है, बारिश की वजह से या बर्फ के पिघलने से जो पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ढलानों पर चलता है, ऊंचाई से जब नीचे गिरता है तो काफ़ी शोर करता है। बड़े बड़े बांध हैं, उनसे जब पानी झीलों में, पीछे मानव निर्मित झीलें उनमें इकट्ठा किया होता है, फिर उसको पानी को जब छोड़ा जाता है तो बहुत शोर उससे उत्पन्न होता है, जो आसपास कुछ सुनाई नहीं देता, इतनी ऊंची आवाज़ें होती हैं। तो जलप्रपात या झरने जो प्राकृतिक तौर पर है, उनसे भी बहुत सारे ऊंची आवाज़ें निकलती है, शोर पैदा होता है। तीसरा जो कारण है, प्राकृतिक कारण शोर का, वो है हमारा आकाशीय बिजली की कड़क। जो लाइटनिंग होती है, जब लाइटनिंग होने के बाद, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, ध्वनि की स्पीड कम होती है, तो लाइटनिंग होने के बाद इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है, इतना ज़ोर से धमाका होता है कि ऐसे लगता है जैसे सब कुछ आसपास जो है वो नष्ट हो गया हो। इतना ज़ोर का धमाका होता है, इतनी कर्कश आवाज़ होती है कि हम सुन नहीं पाते। बादलों की गड़गड़ाहट, ये बारिश के समय में अक्सर देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव पॉजिटिव जो मिलते हैं, जो करंट्स जो हैं, उसकी वजह से जो स्पार्किंग होती है, उस वजह से बादलों के अंदर जो गड़गड़ाहट होती है, बहुत शोर होता है, जो हमारी श्रवण शक्ति या हमारे काम को प्रभावित करते हैं। देन वी हैव ओलावृष्टि या झंझा। ओले जब गिरते हैं, ज़्यादातर शीत ऋतु के दौरान हमारे यहाँ इस तरह की स्थिति बनती है। दिसंबर जनवरी के महीने में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और इतने ओले पड़ते हैं, कई बार ओलों का आकार बहुत बड़ा होता है, तो बहुत जब नीचे गिरते हैं धरातल के ऊपर, जो भी इमारतें हैं उनके ऊपर या अन्य जो वस्तुएं उनके ऊपर गिरती है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। और तेज़ हवाएं जो है वो पेड़ पौधों को या अन्य मानव निर्मित चीज़ों को बहुत ज़्यादा हिलाती है, उससे बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी क्योंकि विश्व के अंदर एक पैसिफिक ओशियन के चारों ओर जो है, जिसको हम वॉल्केनिक इरप्शन का एक वलय है, एक सर्कल है, जो रिंग ऑफ फायर हम जिसे कहते हैं, विश्व में
कहीं ना कहीं लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, और कई बार तो ये विस्फोट इतने ज़्यादा होते हैं, जो क्षुब्ध जो ज्वालामुखी होते हैं वो कई सालों तक बंद रहते हैं, लेकिन अचानक जब फटते हैं तो इतना शोर होता है, कई दूर माइल्स तक, मीलों तक, किलोमीटर्स तक ये आवाज़ें इतनी दूर जाती हैं, इतना शोर होता है, आसपास के क्षेत्रों का तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो जाती है और बहुत ज़्यादा धुआं और राख फैल जाती है, और जो कई किलोमीटर तक ट्रैवल करती है, जिससे केवल ध्वनि प्रदूषण ही नहीं, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण का भी वो कारण बनती है। तो ये कुछ प्रमुख प्राकृतिक कारण है ध्वनि प्रदूषण के। इसके अलावा ज़्यादा जो कारण है वो मानव निर्मित है, क्योंकि मनुष्य ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के प्रदूषण के लिए, अपने लिए समस्याएं पैदा करने के लिए। सबसे पहले है निर्माण उद्योग का शोर। जो बड़े शहर हैं, बड़े महानगर हैं या औद्योगिक नगर हैं, उनमें जो कारखाने हैं, जो कलपुर्जे बनाने वाले मशीनें हैं, उन मशीनों का शोर और जो ऊर्जा पैदा करने वाले बड़े बड़े जनरेटर्स हैं, उनकी आवाज़ जब चलती है तो उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है तो आसपास के क्षेत्रों में उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सिटीज़ जितने भी हैं वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा गंभीर होती है। हमारे फरीदाबाद या दिल्ली के आसपास का जो जोन है, या सोनीपत के आसपास का, या पानीपत का जो शहर है, या अम्बाला, ये कुछ हमारे, या हिसार के अंदर जिंदल स्ट्रिप्स के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर ये लोहे की पाइप, स्टील पाइप बनाई जाती है, या इस तरह का बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ जिस क्षेत्रों में, वहाँ इस तरह की शोर या प्रदूषण जो है आम बात है। इसके आसपास रहने वाले जो काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके लिए भी, और आसपास रहने वाले जो निवास करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है ये। नगरों का कोलाहल, क्योंकि धीरे धीरे नगरीकरण बढ़ रहा है और नगरों के अंदर बहुत ज़्यादा परिवहन और अन्य जो व्यापारिक गतिविधियाँ होती है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, लोगों का सामान खरीदने के लिए आना, कच्चा माल लेके आना, तैयार माल लेके जाना, इस तरह की आवाजाही में, चहल पहल के अंदर लोगों की जो संख्या है उससे भी, और यातायात वाहनों से भी बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट होता है। तो नगरों का कोलाहल भी जो मनुष्य की देन है, वायु आपकी ध्वनि प्रदूषण का। शादी समारोह का शोर, ये आजकल बड़ा एक फैशन सा बन गया है कि बहुत ऊंची आवाज़ के अंदर डीजे, जो संगीत के बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए रखते हैं, उनके ऊपर बहुत ऊंची आवाज़ में चलाए रखते हैं और बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट करते हैं। हम यानी आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, एक दूसरे की बात भी नहीं सुन सकते, और वहाँ अगर हम 10-15 मिनट बैठ जाएं, उसके बाद इतना ज़्यादा सरदर्द शुरू हो जाता है, इतनी ज़्यादा तकलीफदेह होती है। लेकिन वो जो यंग जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसे इन चीज़ों का कम ध्यान रहता है, लेकिन जो सभ्य है, जो लोग जान चुके हैं इनको, वो कोशिश करते हैं कि ये ध्वनि प्रदूषण ना हो। कई जगह इस पर रोक भी लगाई गई है। शादी समारोह के अलावा भी बहुत सारे धार्मिक समारोह होते हैं, ऊंचे ऊंचे मस्जिदों पर, मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर बड़े बड़े स्पीकर लगा के बड़ी बड़ी आवाज़ के अंदर परमात्मा को आवाज़ लगाई जाती है, याद करते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं। लेकिन वो इष्ट देव को याद करें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अपने इष्ट देव को याद करिए, अपने मन में याद करिए, अपने घर में याद करिए। इससे आपके काम से लोगों को तकलीफ ना हो, शोर ना जाए लोगों के पास, इस तरह का काम करना चाहिए हमें। आतिशबाजी, अब कोई भी कार्यक्रम, इस देश में चुनाव तो लगातार चलते रहते हैं, चुनाव में यही होता है, लगातार कहीं चुनाव हो गया, कहीं पंचायत का चुनाव हो गया, कोई नगर पालिका का हो गया, कोई ब्लॉक समिति का हो गया, कोई MLAs का हो गया, कोई MPs का हो गया, लगातार चलते रहते हैं। अलग अलग एजेंसियों के इलेक्शंस होते रहते हैं, जो विजेता है वो आतिशबाजी बहुत करते हैं। बाकी कुछ त्यौहार भी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आतिशबाजी की जाती है। दिवाली कोई एक्सेप्शन है, क्योंकि ये इतने लंबे समय से आ रही है, जिससे ध्वनि प्रदूषण के अलावा भी वायु प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है।
आतिशबाजी, किसी का बच्चे का जन्मदिन है तो भी आतिशबाजी करने लग जाते हैं लोग, कोई जीत गया तो आतिशबाजी करने लग जाते हैं। तो ये आतिशबाजी का जो कार्यक्रम है ये बहुत ज़्यादा दुखदायी रहता है, कर्मप्रिय नहीं रहता, तकलीफदेह होता है। ये मानव निर्मित काजेज हैं। परिवहन साधनों का शोध। अब ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो अगला रेवोल्यूशन आया उनके साथ, दैट वाज ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन। अब निजी वाहनों की इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम, निजी वाहनों का ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं, जिससे निजी वाहनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अगर इनकी संख्या बढ़ गई तो स्वाभाविक है इनसे शोर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ गया। निरंतर ऊंची आवाज़ में हॉर्न बजाना, गाड़ियों का तेज़ भगाना, और बल्कि आजकल तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल भी ऐसे रखते हैं जिनकी बहुत ऊंची आवाज़ होती है, जो चलते हुए लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, बहुत तंग करती है। खाद्यान्नों में विस्फोट एक अन्य जो मानवीय कारक है। मनुष्य अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, इमारतों के लिए पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, या बिछाने के लिए मार्बल्स है, ग्रेनाइट है, या अन्य खनिज वगैरह निकालने के लिए खदानों में विस्फोट करते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं। अभी जो रिसेंटली एक हादसा हुआ है जिसके अंदर उत्तराखंड के अंदर यही मानवीय विस्फोट की वजह से हुआ कि वो बांध जो है वो बन रहा था, जो वो बना हुआ बांध जो था वो टूट गया, और बहुत बड़े क्षेत्र में एक वो चैनल्स के अंदर जो हमारी टनल थी उसके अंदर बहुत से श्रमिक फंस गए थे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इस तरह के जो खदानों में विस्फोट के अलावा मनोरंजन के साधन, आजकल बच्चे मोटर गाड़ियों में भी बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में मनोरंजन, हालांकि संगीत जो है वो सूदिंग होना चाहिए, कानों को अच्छा लगना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन मनोरंजन के साधनों को, उन आवाज़ के साधनों को इतना ऊंची आवाज़ में रखते हैं, इतनी ऊंची आवाज़ में बजाते हैं, उससे वो खुद तो तंग होते ही होते हैं, इसके अलावा अपने आसपास का जो वातावरण है उसको भी ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। तो दीज आर द काजेस, ये कारण है वायु प्रदूषण के। ये प्राकृतिक स्रोत से है, ये मानव जनित। तो मानव जनित जो है वो ज़्यादा हानिकारक, ज़्यादा खतरनाक है। अब इसके असर क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, प्रभाव क्या है, मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है अपना ध्वनि प्रदूषण का। सबसे पहला तो कानों को, सुनने की शक्ति का नुकसान सबसे पहला होता है। ऊंची आवाज़ में लगातार आप कोई भी आवाज़ सुनेंगे, कुछ समय के बाद आपकी धीरे धीरे श्रवण शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। कई बार तो इतना ज़बरदस्त आवाज़ होती है, कहीं आसपास आपके घट जाए तो एकदम से आपकी श्रवण शक्ति जा सकती है। तो सबसे पहला प्रभाव जो है ये केवल मनुष्य का नहीं, अन्य जीवों पर भी होता है, क्योंकि मनुष्य बता सकता है, अन्य जीव जो है इसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते वो, हालांकि नुकसान उन्हें भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा सामान्य प्रभाव, स्वाभाविक है, ऊंची आवाज़ होगी, शोर होगा, तो रात बनी है आराम करने के लिए। दिन भर जो हम काम करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो उस एनर्जी को दोबारा से प्राप्त करने के लिए रात बनी है आराम करने के लिए। लेकिन रात के समय या इवन दिन के समय भी आप थोड़ा बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, सोना चाहते हैं, नींद लेना चाहते हैं, तो ये शोर जो है आपकी नींद में खलल डालता है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक फिजियोलॉजिकल प्रभाव, स्वाभाविक है, जब ऊंची आवाज़ आएगी तो आप को शरीर को तकलीफ दे होगी, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा, रक्तचाप बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन आपके दिमाग में आएगा, इससे धीरे धीरे दिमाग पर बुरा असर होने लगेगा, धीरे धीरे वो दिमाग से आपके शरीर पर भी बुरा असर करना शुरू कर देता है। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रभाव, अब ऊंची आवाज़ को लगातार सुनने से आदमी तंग हो जाता है और उसके विचारने की जो शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है, वो भी कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है।
क्योंकि जब भी वो कोई अच्छी बात सोचने की, ध्यान लगाने की कोशिश करता है, शोर उसको विचलित कर देता है। तो इस तरह से माइंड से मनुष्य बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, और धीरे धीरे वो परकोलेट होता है पूरी बॉडी के ऊपर, सारे शरीर के ऊपर असर डालता है। इससे कौन कौन सी बीमारियां लगती है? उक्त रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट अटैक, सीधी सी बात है। आजकल यंग जनरेशन में भी देखते हैं बहुत सारे 30-30, 40-40 साल के, 25 साल के जवान लोगों को भी हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय गति रुक जाती है। ये प्रभाव जो है इस तरह का अकेला ध्वनि प्रदूषण का ही नहीं है, और भी है, लेकिन जो हम उक्त रक्तचाप वाली जो प्रवृत्ति है, जो एक तरह का प्रभाव होता है, वो धीरे धीरे हमें इस ओर ले जाता है। हृदय रोग हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिससे हमारा लोगों से व्यवहार बिगड़ जाता है। लोग कहते हैं कि हमारा व्यक्ति जो है इस तरह का है, हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, यानी कि हमारे चरित्र पर भी फर्क पड़ता है। तो ये प्रभाव है। इसके अलावा जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। लगातार ऊंची आवाज़ से तो पेड़ भी डिस्टर्ब होते हैं, ये भी बेचारे रात को सोते हैं, इनको भी आराम मिलना चाहिए, लेकिन इन्हें भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में रात को ऊंचे डीजे के अंदर आवाज़ें लगाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे स्पीकर लगा के जागरण वगैरह करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में अजान पढ़ते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में गुरुद्वारों के अंदर पाठ वगैरह करते हैं। तो उससे आसपास का जो माहौल है वो डिस्टर्ब होता है। जितने भी जीव हैं वो रात के समय आराम कर रहे होते हैं, पेड़ों के ऊपर सो रहे होते हैं, या अन्य ठिकानों के ऊपर सो रहे होते हैं, दीवारों के ऊपर सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप आसपास ऊंची आवाज़ में डीजे बजाएंगे, ऊंची आवाज़ में संगीत बजाएंगे, ऊंची आवाज़ के अंदर स्पीकर बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, शोर मचाएंगे, तो आसपास के जितने जीव हैं सभी की नींद हराम होती है, सारे जीव तंग होते हैं। इवन कई बार तो मेरा अनुभव है कि दिवाली के समय में जब बच्चे पटाखे बजाते हैं तो गांव के अंदर जो आवारा जो पशु है या आवारा कुत्ते विशेष तौर पर गांव ही छोड़ के चले जाते हैं, और 3-3, 4-4 दिन के बाद जब ये शांत हो जाता है दिवाली का उत्सव, उसके बाद लौटते हैं। यानी कि वो उनकी जो दिनचर्या होती है, जीवनचर्या होती है, उसको बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। यानी मनुष्य है अकेला नहीं, सभी जीवों के ऊपर असर डालते हैं। ऐसा ही एक वीडियो मैंने अभी देखा, यूरोप का था किसी देश का, जिसमें गायों के बाड़े के अंदर बांसुरी का संगीत बजाया जा रहा था, यानी कृष्ण की बांसुरी को बजाया जा रहा था और गायों को दूध निकाला जा रहा था। तो कहते हैं कि वो बांसुरी का संगीत उनको इतना कर्ण प्रिय लगता है उन गायों को कि वो उनकी दूध उत्पादन, दूध देने की क्षमता बढ़ गई। तो आप मान सकते हैं कि संगीत जो है वो कितना हमारे लिए लाभदायी है, यानी हर जीव के लाभदायी है। जबकि शोर जो है वो हर तरफ से शारीरिक, मानसिक, हर तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें नुकसान पहुंचाता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स। स्वर्ण शक्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। देन वी टॉक अबाउट रेमेडीज। अब इसका इलाज क्या है, अब इसको कैसे रोकें? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले तो अपने आप मैच्योर होना पड़ेगा, हमें परिपक्व होना पड़ेगा। हमें स्वयं को सोचना चाहिए कि हमें अपने सुख के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए दूसरे को तकलीफ ना दें। ऐसे हमें परिपक्व होना पड़ेगा, यानी हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें शिक्षित होना पड़ेगा। पहला, स्पीकरों पर रोक, यानी कुछ लीगल एक्शन भी लेने पड़ेंगे। जो ऊंची आवाज़ में स्पीकर बजते हैं उनको ऊपर रोक लगाई जाए, उन्हें कोई समयबद्ध किया जाए कि आप इस समय से इस समय तक ही बजा सकते हैं, ताकि जो बाकी का जो समय है, रात का समय या हॉस्पिटल्स वगैरह के आसपास अगर इस तरह की आवाज़ें आती हों तो बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है रोगियों के लिए। तो सबसे पहला लीगल वे से जो ऊंचे स्पीकरों की आवाज़ आती है, डीजे वगैरह की, इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। प्रेशर हॉर्न पर रोक। अब कई नई पीढ़ी के बच्चे हैं
वाहनों के अंदर इतना तेज कर्कश वाले हॉर्न लगाए रखते हैं जो जब भी बजाते हैं तो आगे वाला डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार एक्सीडेंट का कारण भी बन जाते हैं। खराब वाहनों का नियमित देखभाल। अब लगातार हम देखते हैं इतने वाहन दौड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर, इतना शोर शराबा होता है, कभी ऐसे लगता है कि जब से खरीदा है आगे उसको ठीक किया ही नहीं कभी। इतना शोर शराबा करता है, कभी उसकी सर्विस नहीं करवाते, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ें आती है। उनको नियमित चेकअप होना चाहिए और जो खराब वाहन है उन्हें सड़कों से उतार देना चाहिए। पुराने वाहनों को तो विशेष तौर पर, जो केवल ध्वनि प्रदूषण ही नहीं, जो वायु प्रदूषण भी बहुत फैलाते हैं। उद्योग कारखानों का बाहर यानी कि जो रिहायशी क्षेत्र हैं, जहाँ पर निवास क्षेत्र है, मनुष्य के आवासीय क्षेत्र, उनसे जो उद्योग धंधे हैं या कारखाने हैं, कलपुर्जे निर्माण उद्योग है, उन्हें शहर के बाहरी क्षेत्रों में लगाने चाहिए ताकि उनका शोर जो है, जो निवास क्षेत्र में रहने वाले जो निवासी हैं, उनकी जो दिनचर्या है, जीवनचर्या, उसको खराब ना करे, उन्हें तंग ना करे। भवनों में ध्वनि अवशोषण। अब कई बार भवनों में निर्माण में ऐसी सामग्री लगती है, बहुत ही इको क्रिएट होती है, बहुत ऊंची साउंड क्रिएट होती है। जैसे अपने महाविद्यालय के अंदर ही मैं देखता हूँ, साइंस ब्लॉक के अंदर जब हम जाते हैं तो दोनों तरफ रूम्स बने हुए हैं, बीच में गैलरी जो है वो पूरी लंबी गैलरी है। तीनों फ्लोर्स के ऊपर जब आप निकलते हैं, इतने विद्यार्थी निकलते हैं, जब क्लास छूटती है तो इतना शोर होता है कि कोई भी टीचर पढ़ा रहा है या विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी भवनों का निर्माण ही ऐसे किया जाए जिससे कम से कम ध्वनि प्रदूषण हो। उनमें ध्वनि अवशोषक जो है वो लगाने चाहिए। बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, उनमें इस तरह दीवारों में या छतों के अंदर ध्वनि अवशोषक लगाए जाते हैं ताकि आवाज़ जो है वो बाहर ना जाए। अधिकाधिक वृक्षारोपण, ये सबसे बड़ा रामबाण मानिए। ध्वनि प्रदूषण को अगर सही मायने में चेक करना है तो ये है अधिकाधिक वृक्षारोपण, क्योंकि पेड़ जो है वो ध्वनि को सोख लेते हैं, इसको सूदिंग कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको डाइल्यूट कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो पेड़ जो है वो इस ध्वनि प्रदूषण, यानी हमारी पहल होनी चाहिए, सरकार की पहल होनी चाहिए, समाज की पहल होनी चाहिए, व्यक्ति की पहल होनी चाहिए, और पूरी जागरूकता के साथ हम अपनी बिल्डिंग के आसपास अगर वृक्षारोपण ज़्यादा करेंगे तो हमारी इमारत का, हमारी संस्था का या आसपास के जो वाहनों का जो शोर है वो हमें कम आएगा, क्योंकि वो बैरियर का काम करते हैं। श्रमिकों के लिए कानों में ध्वनि अवरोधन। अब जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इतने कलपुर्जों का शोर होता है, मशीनों का शोर होता है, जनरेटर्स का शोर होता है, तो लगातार इस तरह काम करते हैं श्रमिक, तो उनको लगभग ये, या जहाँ खानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको लगभग श्रवण शक्ति का नुकसान होता ही होता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए उन श्रमिकों के लिए जो ईयर प्लग होते हैं, कानों में लगने वाले, जो ध्वनि को तीखा सीधा जो है तेज आने वाली ध्वनि को कम करके उन पर कम असर डाले ताकि उनकी श्रवण शक्ति को नुकसान ना हो, ये भी जरूरी है सभी श्रमिकों के लिए जो उद्योगों में काम करते हैं या उन संस्थाओं में जहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा होता है। जन चेतना, अब ये बहुत ज़रूरी है कि हमें महाविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में, अन्य जो धार्मिक आयोजन वगैरह होते हैं जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है, उन जगहों पर हमें जन चेतना, लोगों को, जो समाज के अग्रणी लोग हैं या जो शिक्षित लोग हैं या जो ये बीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को आगे आके इन संस्थानों में निरंतर कार्यक्रम करने चाहिए और ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में बताना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी अपना अच्छा जीवन जी सके, शांत जीवन जी सके, उन्हें इन रोगों का सामना ना करना पड़े, इन चीज़ों से वो बच सके, वो स्वस्थ रह सकें, ऐसी हमारी कामना है। तो ये BA सेकेंड,
बीकॉम सेकंड और बीएससी सेकंड के जो विद्यार्थी हैं उनके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम में है, उसमें से ये एक प्रमुख है हमारा। अन्य प्रदूषण है, सारे ही इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, यानी उसमें से ये ध्वनि प्रदूषण का टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है। आपका धन्यवाद।